जय हिंद बच्चों। तो हम लोग जीओसी में बात कर रहे थे। आज के लेक्चर में बात करेंगे एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। डिफरेंट कंपाउंड्स के एसिडिक और बेसिक नेचर को कैसे सर्च करना है, कैसे उसके क्वेश्चन को सही करना है, उस टॉपिक पे बात करेंगे। इसके पहले हमने सभी इफेक्ट्स पढ़ लिए हैं। तो आपको टूल्स में क्या क्या जरूरत पड़ेगी एसिडिक और बेसिक नेचर की, तो एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी, इंडक्टिव इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ जो नेगेटिव आई और पॉजिटिव आई सीरीज है वो आपको याद होना चाहिए। उसके साथ मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस की भी जरूरत पड़ती है। और उसके बाद फाइनली आपको जो जरूरत पड़ेगी वो स्टेरिक इफेक्ट, और उसके साथ साथ पड़ेगी जरूरत स्टेरिक इफेक्ट के साथ साथ आपको जरूरत पड़ेगी इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो उन सभी चीजों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जब हम लोग एनिलीन और बेंजोइक एसिड पे स्पेशली बात करेंगे तो वहां पे ऑर्थो इफेक्ट की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो एसिडिक और बेसिक नेचर को एकदम शुरू से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिड क्या होते हैं, एसिड्स क्या है। एसिडिक नेचर पढ़ने के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम एसिड के बारे में। तो एकदम शुरुआत से सार टेस्ट, जिसका टेस्ट कैसा हो, जिसका स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा, सार टेस्ट वो एसिड है ना। सार टेस्ट उसका पीएच वैल्यू जो है वो लेस देन 7 होना चाहिए। पीएच वैल्यू लेस देन 7, पीएच मान उसका 7 से कम होना चाहिए। पीएच मान कैसा होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना। लेस द पीएच वैल्यू more the acidic nature, pH मान जितना कम होगा अम्लीय प्रबलता उतनी ज्यादा होगी। less the pH more the acidic nature। और किसी भी सॉल्यूशन का जो pH होता है वो प्रैक्टिकली 0 से कम नहीं हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकली वो नेगेटिव में भी आ सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है। तो पीएच वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए। पीएच वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए। डोनेट H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ये कहा था आर्हेनियस ने, जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करेगा। डोनेट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। डोनेट प्रोटॉन्स, ये बात कहा ब्राउनस्टेड लॉरी ने। जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है, जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है, ऐसा ब्राउनस्टेड लॉरी ने कहा था। ठीक है। सेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है। मतलब जो शॉर्ट ऑक्टेट है, जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, वो एसिड है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये किसने कहा? तो ये लुईस का कॉन्सेप्ट था। लुईस ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा वो एसिड है। टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है वो भी एसिड है। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है वो भी एसिड है। तो ये सब जो कैरेक्टर हैं वो एसिड के हैं। अब बात करेंगे हम कि आगे और क्या देखना है, किस
तरह से हम ये बता पाएंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। ये तो बात हो गई कि एसिड को हम कैसे पहचानेंगे, एसिड को हम कैसे पहचानेंगे, वो तो ये बात हो गई। अब बारी आई कैसे हम उसकी स्ट्रेंथ को देखेंगे। तो एसिड स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय प्रबलता, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब प्रैक्टिकल की बात है चूंकि, तो सभी चीजें हमको प्रैक्टिकली देखनी पड़ेगी। मतलब हमें डाटा पता होना चाहिए, हमें उन चीजों से रिलेटेड बातें पता होना चाहिए कि एसिड का स्ट्रेंथ हम कैसे देख सकते हैं, हाउ टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो पहली बात स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में, strength of acid is directly proportional to Ka value, ठीक है। This is called acid dissociation constant, directly proportional to Ka value। कोई एसिड किस रेट से ब्रेक हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 50% S कैरेक्टर, sp2 होगा तो 33.33% S कैरेक्टर, और sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 50%, sp2 पे 33.33%, और sp3 पर 25% S कैरेक्टर होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता के समानुपाती होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर एसिडिक नेचर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर एसिडिक नेचर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर एसिडिक नेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, -I इफेक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। जो COO नेगेटिव आयन होता है वो जितना स्टेबल होगा उस पे भी डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। इसके बाद देखो रेसिप्रोकल टू pKa वैल्यू, pKa वैल्यू, pKa का मान जितना कम होगा, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka का उल्टा pKa कहलाता है, Ka का उल्टा pKa कहलाता है। तो रेसिप्रोकल टू pKa वैल्यू, pKa की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना है। लेस द pKa वैल्यू मोर द एसिडिक नेचर। इसके बाद इन केस ऑफ हाइड्राइड्स, in case of hydride, more the EH bond length, more the EH bond length, more the acidic nature, more the acidic nature, मोर द एसिडिक नेचर। EH बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। जैसे H2O न्यूट्रल होता है, अगर हम बात करें 16th ग्रुप के फैमिली के हाइड्राइड्स की, तो H2O न्यूट्रल है। तो देखो H2SE, H2TE, H2PO, तो H2TE का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर H2SE का, फिर H2S का, फिर H2O का,
फिर H2O का, ठीक है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को जस्टिफाई करने का कुछ क्राइटेरिया, और क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसमें आपको सब कुछ पता होना चाहिए, और याद रखने के लिए मैंने आपको बताया ही है। जितने ज्यादा बार आप रिकॉलिंग करेंगे, देखिए जो नीट का एग्जाम है ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है, 25 लाख के आसपास बच्चा बैठता है एग्जाम में, है ना। तो उस कंडीशन में आपको लोगों से डिफरेंट करना पड़ेगा, लोगों से डिफरेंट करने की आदत डालनी पड़ेगी, है ना। लोगों से डिफरेंट करने की आदत डालनी पड़ेगी, अपना काम ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा, हर चीज जो टूल्स है आपके पास है उसको अप्लाई कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चंस के साथ लगाव रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के साथ लगाव रखना पड़ेगा, तब जाके आप परफेक्टली काम कर पाएंगे। और बहुत संख्या ज्यादा है, बहुत टफ नहीं है, टफ कोई चीज नहीं होती है। अगर आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, उस पर काम किया है, तो टफ कुछ नहीं होगा। लास्ट में हम लोग ये भी बात करेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें कहां कहां से आएगी, और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन अभी ईमानदारी के साथ पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि जब पूरा पढ़ा हुआ रहेगा तभी तो मैं कहूंगा कि इसको यहाँ ढूंढ लो, ये यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है। तो अच्छे से नोट्स बनाना है ताकि आप उस समय आसानी से सब चीजों को मार्क कर पाओ कि ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। हम लोग सब लिस्ट आउट कर लेंगे और बहुत आसानी से आप 45 आउट ऑफ 45 ला सकते हैं, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में लगातार बच्चों ने कम से कम 10-15 बच्चों, 15 से ऊपर ही बच्चों ने हर साल लगातार 180 आउट ऑफ 180 लाया है। तो मैं कोई ब्लफिंग वाला काम करता नहीं हूं, मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। पूरे सब्जेक्ट को जब आप ईमानदारी से पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से 45 के 45 सही कर लेंगे, और लास्ट मोमेंट पर मैंने आपको बताया कि हम लोग जस्टिफाई कर लेंगे सभी चीजों को, है ना। कई बार क्या होता है, देखो दुनिया में आप अपने आप के लिए सेल्फ मोटिवेटर हैं, आपसे बड़ा मोटिवेटर आपके लिए कोई नहीं है। आप अपनी स्थिति, जैसे हम लोग जब छोटे छोटे थे, एकदम ऐसे हालात थे कि कुछ कह नहीं सकते हैं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, 3-4 भाई बहन थे, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं अच्छी। तो हर परिस्थिति में परिस्थितियां ही आपको मोटिवेट करती है। आप अपने आप को देखिए, अपने माता पिता के संघर्ष को देखिए, उनके लगन को देखिए कि कैसे आपके लिए सभी चीजों की व्यवस्था करते हैं। अपने गांव को देखिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को देखिए कि वो किस हाल में जी रहे हैं, है ना। और वहां से संघर्ष करके अपने आप को निकाल के लाना, है ना, वहां से संघर्ष करके अपने आप को निकाल कर लाना ही सबसे बड़ा आपके लिए मोटिवेशन है। हमेशा 24 घंटे ध्यान रखिए कि इस संघर्ष से हमको बाहर निकल के आना है, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और मैंने भी हमेशा उसी चीज को फॉलो किया, है ना। बचपन से हमेशा ये देखता था कि संघर्ष करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, संघर्ष करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। और जब हम लोग लगातार काम करते रहते हैं, अपने काम में मन लगाते रहते हैं, तो ईश्वर हमेशा सबकी मदद करते हैं और सब आगे चले आते हैं, सब आगे आ जाएंगे। और बहुत अच्छी भले ही ना हो, लेकिन एक नॉर्मल सिचुएशन में आप आराम से आ जाओगे मेडिकल में सेलेक्ट होने के बाद। और जो संघर्ष है वो खत्म तो नहीं होता है कभी, लेकिन कम हो जाता है, तो वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो चलिए बात करते हैं एसिड के बारे में। अब देखो, जैसे मैं कंपेयर करता हूं दो आयंस को, चलिए बात करते हैं। वाई फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। तो अब क्या क्या फैक्टर हमें
ध्यान में रखना है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो अगर आप फॉर्मिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखोगे तो फॉर्मिक एसिड, एसिड मतलब क्या, विच डोनेट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जो जलीय विलयन में H+ आयन डोनेट करता है वो है एसिड। ठीक है। अब एसिटिक एसिड की अगर आप बात करो तो एसिटिक एसिड इज CH3COH। अब आपको लगेगा कि दोनों तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो फिर एक ज्यादा एसिडिक एक कम एसिडिक क्यों है? तो एसिटिक एसिड या विनेगर के अंदर एक CH3 ग्रुप है, विनेगर के अंदर एक CH3 ग्रुप है, और CH3 ग्रुप क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट करता है। CH3 ग्रुप क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट करता है। देखो, अगर ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाए, ये यहां पे अगर कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा O-, तो ये आसानी से स्टेबल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, मतलब इसको कोई भी कुछ भी फ्री में देने को तैयार नहीं है। तो ये H+ आयन के H और OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच करके कार्बोक्सिलेट आयन बना लिया इसने। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन अपने आप में अभी स्टेबल है ना। यहां पे देखो, यहां पे ये भी H+ डोनेट करके क्या करेगा? कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, H+ डोनेट करके कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। लेकिन यहां पे ये प्लस आई का ग्रुप है, ये प्लस आई का ग्रुप है CH3। CH3 कैसा ग्रुप है? प्लस आई का ग्रुप है। तो CH3 प्लस आई का ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, वो कार्बोक्सिलेट आयन जो बना है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन देगा। उसको जरूरत तो है नहीं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर कोई जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, कोई आ जाए आपको डिस्टर्ब करे, तो वो सिचुएशन है यहाँ पे, तो कार्बोक्सिलेट आयन को क्या करेगा? अनस्टेबल कर देगा। तो लॉजिक हम कैसा एक शब्द में क्या बोलेंगे? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के कारण एसिटिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो फॉर्मिक एसिड से कम होगा, फॉर्मिक एसिड से कम होगा। तो ये बात हमको ध्यान में रखना है। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट द कार्बोक्सिलेट आयन इज destabilized, the carboxylate ion is destabilized. So in case of formic acid, in case of HCOOH, no any alkyl group, no any alkyl group, कोई भी अल्काइल समूह नहीं है in case of formic acid. So there is no plus I effect, इसलिए कोई plus I effect नहीं है, no plus I effect. In case of acetic acid, in case of acetic acid, there is an alkyl group, यहां पे एक एल्काइल ग्रुप है which show the plus I effect, which show the plus I effect and destabilize the कार्बोक्सिलेट आयन। और ये क्या करेगा? कार्बोक्सिलेट आयंस को डिस्टेबलाइज कर देगा। और अगर ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर उसको मुफ्त में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर है ऑक्सीजन की वो कम हो जाएगी। कोई चीज फ्री में मिलने वाली हो, हमें ये पता चल जाए तो हमारी मेहनत करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम एसिडिक नेचर को कंपेयर करते हैं। मतलब एक बात क्लियर हो गई कि जहां प्लस आई इफेक्ट आएगा वहां एसिडिक नेचर
कम हो जाएगा। अब हम लोग इसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस जमा अरेंज करते हैं जिससे कि सभी चीजें बहुत स्मूथली होती चले आगे। तो पहला क्वेश्चन इज द सेम एवरी टाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the strongest acid? Which one of the following is the strongest acid? कौन सा इनमें से प्रबलतम अम्ल है? Which one of the following is the strongest acid? और ऑप्शंस लिए मैंने आपके लिए एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड पहले नंबर पे, फिर एसिटिक एसिड, फिर प्रोपेनोइक एसिड और लास्ट में ब्यूटानोइक एसिड। तो ये 4 एसिड हैं। इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर मुझे कंपेयर करना है, आंसर हमें क्लियर है। आंसर है इसका फर्स्ट वन, कारण more plus I effect, less acidic nature, more plus I effect, less acidic nature। जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा उतना एसिडिक नेचर कम होते जाएगा। और एल्काइल्स क्या करते हैं? प्लस आई इफेक्ट को बढ़ाते हैं। एल्काइल्स क्या करते हैं? प्लस आई इफेक्ट को बढ़ाते हैं। तो जितनी कार्बन चेन लंबी होती जाएगी उतना एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? द करेक्ट आंसर इज फॉर्मिक एसिड। कहीं कहीं पे कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, ऐसा नहीं है, तो वहां पे हम लोग अलग से थोड़ी बात करेंगे, उसको स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इसको यार ऐसे चेंज किया। तो फॉर्मिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है। जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतना एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? कौन सा इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है? और ऑप्शंस है मेरे पास। दिस टाइम द आंसर्स आर एसिटिक एसिड, और सेकंड आंसर है हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। आंसर 3 है साइनो एसिटिक एसिड, और आंसर डी है मेरे पास नाइट्रो एसिटिक एसिड। आंसर डी है नाइट्रो एसिटिक एसिड। तो क्या एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है यहाँ पे एप्लीकेबल क्या हो रहा है? यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है आपके पास नेगेटिव आई का सीरीज, मोर नेगेटिव आई पावर, मोर एसिडिक नेचर। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज द डी। आंसर क्या है? डी। और अगर मान लो सीक्वेंसिंग चाहिए होगी तो डी के बाद आएगा सी के बाद आएगा बी, और बी के बाद आएगा ए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि नेगेटिव आई वाली जो सीरीज है उसको याद करने की कोशिश करना है। हम लोगों को कहीं कुछ चीजें याद करना जरूरी भी रहता है। तो मोर नेगेटिव आई पावर, मोर एसिडिक नेचर। Which one of the following is the strongest acid? Again, the options are acetic acid, B, monochloroacetic acid,
मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, C डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, आंसर डी इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब मेरे पास फिर से 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं और द करेक्ट आंसर इज डी दिस टाइम। इस बार करेक्ट आंसर क्या है? डी है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। सिंपली ध्यान रखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, मोर एसिडिक नेचर, मोर एसिडिक नेचर। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ज्यादा होंगे वहां पे एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, मोर एसिडिक नेचर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, मोर एसिडिक नेचर। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। अगेन द क्वेश्चन इज सेम, which one of the following is the strongest acid? Chloroacetic acid, bromoacetic acid, fluoroacetic acid, and D is the iodoacetic acid, iodoacetic acid. And the correct answer is this time C. इस बार करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका सी, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। अगेन सेम क्वेश्चन, आंसर्स आर एसिटाइलिन का ग्रुप है ये। अब इसके बाद देखिए ऑप्शन डी पे है प्रोपाइल कार्बोनाइल्स और सी पे है आपके पास और डी पे जो आंसर है हमारे पास इसमें वो है CH3 CH2 माइनस। तो क्या ध्यान रखना है, कैसे निकालेंगे? एस कैरेक्टर पे जाएंगे। यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड क्या है? एस कैरेक्टर। लेकिन दो में 50% एस कैरेक्टर है, यहाँ भी 50% एस कैरेक्टर है, यहाँ भी 50% एस कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर के साथ क्या है? प्लस आई ग्रुप है। सेकेंड ऑप्शन में प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई ग्रुप अगर आया तो वो एसिडिक नेचर को क्या करेगा? कम कर देगा। प्लस आई ग्रुप अगर आया तो वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करा देगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन। करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके बाद बात करते हैं अगले एग्जांपल्स पर। अगला एग्जांपल फिर से बिल्कुल सिमिलर। तो इसी तरीके से आपको एसिडिक नेचर को धीरे धीरे क्या करना है? कंपेयर करना है, आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी की पूरी। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? क्वेश्चन हमने सेम रखा है। अब की बार देखो जो ऑप्शंस हैं वो है फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड के साथ फिर एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड के साथ प्रोपेनोइक एसिड। तो लास्ट के दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे, हाँ, क्योंकि उसमें प्लस आई इफेक्ट आ रहा है। अब दो बचे, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, नो अल्काइल ग्रुप, नो अल्काइल ग्रुप। फॉर्मिक एसिड में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, नो अल्काइल ग्रुप। तो मैं ऐसा कह सकता हूं नो प्लस आई
इफेक्ट, नो प्लस आई इफेक्ट। तो इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा, मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन, मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन, मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट, मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन। इसका कार्बोक्सिलेट आयन कैसा होगा? अधिक स्थायी होगा। अब बात करते हैं बेंजोइक एसिड की। तो आपको डाउटफुल में आएगा, बेंजोइक एसिड का जो COH ग्रुप होता है वो नेगेटिव आई का ग्रुप होता है। बेंजोइक एसिड का जो COH ग्रुप होता है वो कैसा है? बेंजोइक एसिड का जो फिनाइल ग्रुप है, सॉरी, वो नेगेटिव आई का ग्रुप है। फिनाइल कैसा है? नेगेटिव आई का ग्रुप है। C6H5 नेगेटिव आई ग्रुप इज द नेगेटिव आई ग्रुप। C6H5 कैसा है? नेगेटिव आई का ग्रुप है। तो इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कई जगह पर हमें और भी एस्पेक्ट्स को सोचना पड़ेगा। तो मोर नेगेटिव आई इफेक्ट के कारण एसिडिक नेचर कम होना चाहिए, लेकिन इसमें नेगेटिव आई के साथ साथ मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस का भी इफेक्ट होता है। तो नेगेटिव आई ग्रुप है। लेस नेगेटिव आई सबसे लास्ट में आया था हाइड्रोजन से पहले, लेस नेगेटिव आई ग्रुप, बट प्लस आर प्लस एम इफेक्ट जो होता है इसमें वो स्ट्रांग होता है। प्लस आर प्लस एम इफेक्ट कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। रिंग का COH ग्रुप जब तक रिंग के साथ प्लेन में है तब तक वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिंग को, इलेक्ट्रॉन COO नेगेटिव को देने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन COO नेगेटिव को देने की कोशिश करेगा। तो प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट है। रिंग resonate with COO नेगेटिव आयन। तो रिंग क्या करेगा? रेजोनेट करेगा COO नेगेटिव आयन के साथ, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन देगा उसको तो डीस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि वो तो पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो डीस्टेबलाइज हो जाएगी, which decreases the stability of carboxylate ion, which decreases the stability of carboxylate ion। तो रिंग इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा किसको? COO नेगेटिव को, और वो क्या करेगा? कार्बोक्सिलेट आयन को डीस्टेबलाइज कर देगा या कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो ड्यू टू रेजोनेंस द रिंग decreases the stability of carboxylate ion। रिंग क्या करेगा? कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। इसलिए क्या होगा? फॉर्मिक एसिड is stronger acid as compared to benzoic acid। फॉर्मिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगा। वीक नेगेटिव आई का ग्रुप है, उसके साथ साथ प्लस आर इफेक्ट इसमें स्ट्रांग होता है, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट इसमें स्ट्रांग होता है। इसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड का ज्यादा होगा, या ऐसा कह लो बेंजोइक एसिड या एरोमेटिक एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रिंग के साथ अगर कार्बोक्सिलेट आयन जब तक प्लेन में है तब तक वो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके कारण कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबिलिटी कम हो जाता है, जिसके कारण कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबिलिटी कम हो जाता है। अब बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक
acid and its derivatives, बेंजोइक एसिड और उसके व्युत्पन्न, उसके डेरिवेटिव्स का एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो, अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इफ NO2 ग्रुप इज देयर, कैसा होता है NO2 ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है NO2। तो अगर NO2 ग्रुप जुड़ा है, अब ये तो क्लियर ही है कि जितना नेगेटिव आई ग्रुप ज्यादा होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जैसे मान लो 135 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड है तो उसका डाई नाइट्रो से ज्यादा होगा। ये बात तो क्लियर। तो इफ नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट, तो नाइट्रो कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। एक बस छोटा सा ऑर्डर चेंज होता है, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑर्थो, पैरा, मेटा एंड देन बेंजोइक एसिड आता है, ये बात ध्यान रखनी है। ऑर्थो, मेटा, पैरा एंड देन बेंजोइक एसिड। हम बात कर रहे हैं मोनो डेरिवेटिव्स की। तो मोनो डेरिवेटिव्स में सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। कारण है ऑर्थो इफेक्ट, उसके बारे में हमने बात किया था। ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। फिर आता है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। फिर आता है मोनो डेरिवेटिव्स में मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ओके। और फिर आएगा लास्ट में बेंजोइक एसिड, फिर लास्ट में आएगा बेंजोइक एसिड। अगर pKa वैल्यू की बात करें इन कंपाउंड्स का, हम pKa देखेंगे जो कि प्रैक्टिकली प्रूव्ड होता है। तो इसका होता है 2.2, pKa वैल्यू 2.2। और ये ध्यान रखना, लेस द pKa वैल्यू मोर द एसिडिक नेचर। इसका 3.4, इसका 3.5। मतलब पैरा नाइट्रोबेंजोइक और मेटा नाइट्रोबेंजोइक में स्लाइटली डिफरेंस है। और बेंजोइक एसिड का pKa वैल्यू होता है 4.2। अब चूंकि यहाँ पे मेटा को ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये वैल्यू मैंने आपको दिया है, इसलिए वैल्यू दिया। बाकी आपको ध्यान रखना है। तो जब नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होगा, NO2 ग्रुप जुड़ा होगा, तो जो एसिड स्ट्रेंथ आएगी वो कैसी होगी? ऑर्थो, पैरा, मेटा होगी। और भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ होगा तो फिर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, इन केस ऑफ अदर monoderivatives, in case of other monoderivatives, the acidic strength is ortho, then meta, then para, ortho, then meta, then para। तो ये डिफरेंस केवल नाइट्रो में मिलेगा, और अगर नाइट्रो में मिल रहा है तो वो स्पेसिफिकली आया, तो उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा फ्लोरो का कंपाउंड है, और बाकी अगर डिफरेंट में लाएंगे तो फिर हमें नेगेटिव आई सीरीज पे जाना पड़ेगा, है ना। मतलब यहाँ पे फ्लोरो की जगह क्लोरो, ब्रोमो कुछ भी अगर बीच पे डालेंगे तो। अब ऑर्थो फ्लोरो, फिर मेटाफ्लोरो, फिर पैराफ्लोरो बेंजोइक एसिड, और फिर लास्ट में आएगा बेंजोइक एसिड। और अगर एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स हैं ग्रुप, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है नेगेटिव आई ग्रुप जहां ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हुआ बात किसका? अदर डेरिवेटिव्स, अदर मोनो डेरिवेटिव्स का। अब कोई सा भी एग्जांपल होगा वो ऑर्थो, मेटा और पैरा पे ही रहेगा, तो आसानी से ध्यान रख सकते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोक्सी है, तो क्या हो जाएगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, देन मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, then
para hydroxybenzoic acid, and then benzoic acid. ओके, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को जस्टिफाई करने का मेथड हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ को जस्टिफाई करने का मेथड हो गया। अब हम बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स के बारे में थोड़ी सी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टिपिकल भी है, तो इसको अच्छे से ध्यान देंगे। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कैसे हम इसके बारे में बात करेंगे, जब फिनॉल पढ़ेंगे तो वहां भी एक बार रिकॉल कर लेंगे। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल क्या होता है, C6H5OH, इसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, फिनॉल is very weak acid, very weak acid। फिनॉल एक अत्यंत दुर्बल अम्ल है, very weak acid, एक अत्यंत दुर्बल अम्ल है, very weak acid। in aqueous solution donate H+ ion, donate H+ ions, aqueous solution में ये H+ ion डोनेट करता है and form stable phenoxide ion, stable phenoxide ion। और इसका जो आयन बनता है फिनॉक्साइड आयन जिसको हम कहते हैं, वो स्टेबल होता है, तभी उसी की स्टेबिलिटी पर तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ को देखते हैं ना। तो देखो एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या करेगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन 2 2 4 2 6, और ये फिनॉक्साइड आयन एक्वस सॉल्यूशन में इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया वाटर को, और H3O+ इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। H3O+ को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो जलीय विलयन में ये H+ आयन को डोनेट करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। अब फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, इसके कारण ये एसिडिक नेचर शो करेगा। फिनॉल जो है लिटमस टेस्ट भी पॉजिटिवली देता है, मतलब फिनॉल ब्लू लिटमस पेपर को रेड भी करता है, ये ध्यान रखना है। फिनॉल ब्लू लिटमस पेपर को रेड भी करता है, ये बात भी हमें याद रखनी है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, ये भी ध्यान रखना है। अब आगे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, जैसे NO2 हो गया, CN हो गया, SO3H हो गया, फ्लोरोज हो गए, मतलब हैलोजेंस हो गए। तो ये सारे ग्रुप अगर आएंगे तो इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी हमें होशो हवास में काम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें और एक्स्ट्रा में ध्यान रखनी है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक नेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एसिडिक नेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा पोजीशन, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं। हमने बात किया था ये मेटा डायरेक्टर्स होंगे और ऑर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन वाले जो कंपाउंड है उनके एसिडिक नेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक अल्काइल्स,
अल्काइल्स, मिथॉक्सी, अमाइनो, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डिक्रीजेस द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल ऑन ऑर्थोपैरा पोजीशन। ये ऑर्थोपैरा पोजीशन वाले जो मोनोडेरिवेटिव्स होंगे उनके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। डिक्रीजेस द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल ऑन ऑर्थोपैरा पोजीशंस। ऑर्थोपैरा पोजीशंस वाले जो ग्रुप हैं उनके एसिडिक नेचर को क्या करेंगे, कम कर देंगे। उनके एसिडिक नेचर को क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे हम फिनॉल के एसिडिक नेचर को जस्टिफाई करेंगे। नेगेटिव आई और नेगेटिव आर इफेक्ट भी यहाँ पे एसिडिक नेचर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। नेगेटिव आई और नेगेटिव आर नेचर भी क्या करेगा, एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, क्योंकि वो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को कम करता है। वो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। सॉरी, नेगेटिव आई होगा मतलब खींचने की कोशिश करेगा तो बढ़ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ वहां पे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स के एसिडिक नेचर के बारे में। तो NO2 डेरिवेटिव, NO2 डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल। NO2 कैसा है, नेगेटिव आई का ग्रुप है। क्या करना चाहिए इसको, ऑर्थोपैरा जो मोनोडेरिवेटिव होंगे उनके एसिडिक नेचर को बढ़ाना चाहिए। ऑर्थो में नेगेटिव आई क्लोजर है, नेगेटिव आई क्लोजर है तो वहां पे क्या होना चाहिए, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। OH के साथ NO2 जब पैरा पोजीशन पर होगा तब वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और सबसे जो वीक एसिड होगा वो होगा मेटा नाइट्रोफिनॉल। अब इसका कारण चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऑर्थो से ज्यादा एसिडिक क्यों है पैरा, व्हाई पैरा इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो। तो देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एक ऐसा कंपाउंड है जहां इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फॉर्म इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्म इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। मतलब सेम कंपाउंड के OH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो H+ आयन आसानी से रिलीज नहीं हो पाएगा। H+ आयन आसानी से रिलीज नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मोनोडेरिवेटिव होते हैं यहाँ पे उनका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो के केस में अगर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी तो कम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब अगली बात करते हैं, अगर हैलोजेंस है, नाइट्रो की जगह अगर हैलोजेंस है तो क्या स्ट्रेंथ निकल के आती है, तो स्ट्रेंथ जो निकल के आएगी वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, फिर ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, फिर ऑर्थो आयोडोफिनॉल, और सबसे लेस एसिडिक होगा यहाँ पे ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। अब लॉजिक चाहिए कि ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कम क्यों हुआ, तो अगेन क्या ध्यान रखना है, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल फॉर्म इंट्रामोलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थोफ्लोरोफेनॉल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ऑर्थोफ्लोरोफेनॉल फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थोफ्लोरोफेनॉल फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर से लॉजिक आ गया यहां पे, और उसके बाद बात करते हैं तीसरे डेरिवेटिव्स पर। अगर मान लो फिनॉल के साथ कोई अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल्स कैसे होते हैं? प्लस आई ग्रुप। अल्काइल कैसा है? प्लस आई ग्रुप है। कोई भी इफेक्ट कहां पे पड़ता है? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर पड़ता है। मेटा पोजीशन से, रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो अल्काइल CH3 ग्रुप कैसा है? अल्काइल कैसे होते हैं? प्लस आई ग्रुप होते हैं। तो डिक्रीजेस द एसिडिक नेचर। कहां पे डिक्रीज करेंगे? जहां पे बढ़ाया था, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बढ़ाया था, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डिक्रीज करेंगे। डिक्रीजेस द एसिडिक नेचर ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन। ऑर्थो पैरा को कम करेगा, मतलब मेटा का एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। तो अगर अल्काइल्स वाले फिनॉल है तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन आ गया? मेटा। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? मेटा, है ना। और क्योंकि टॉलुइन का डेरिवेटिव हो गया तो इसको हम मेटाक्रसोल भी बोल सकते हैं। मेटाक्रसोल का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। अब प्लस आई का ग्रुप इसके बाद जहां पे दूर रहेगा वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। फिर इसके बाद जहां पे क्लोज रहेगा वो तो अपने आप आ जाएगा। ओके, तो जहां पे अल्काइल्स आ जाएंगे वहां पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पर वहां पर ऑर्थो पैरा पोजीशन वाले जो मोनो डेरिवेटिव्स होंगे उनका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उनका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा। तो मेटा पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा फिनॉल। फिर उसके बाद पैरा, क्योंकि अवे है OH ग्रुप से प्लस आई का ग्रुप, तो वो एसिडिक होगा। और ऑर्थो पे सबसे क्लोज है प्लस आई, तो प्लस आई अगर क्लोज है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो इट इज अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेसिक नेचर के बारे में और फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पे बात करेंगे। मेन डिटेल जो है ना वो केवल और केवल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही है। उसके बाद जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत ही कम रिएक्शंस बचे हैं, तो हम लोग बहुत स्पीडली चीज़ों को ख़त्म कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपने काम में मन लगाना है, बार बार रिवीजन करना है, इस बात का ध्यान रखना है।